हेलो एवरीवन। देखिए अभी तक जितना भी आपको क्लास में ऑफलाइन जो भी पढ़ा दिया गया, लेकिन आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जो भी आप एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। प्रतियोगी परीक्षा है। प्रतियोगी परीक्षा में एक विद्यार्थी से उम्मीद की जाती है कि उसकी जो तैयारी है वो एक समझ के स्तर से की गई है कि नहीं। आम स्कूलों में चाहे व्यवस्थाओं में देखा जाएगा पढ़ाई का कि बच्चों को केवल लिखवा दिया जाता है क्वेश्चन आंसर। इससे कभी प्रतियोगी परीक्षा को नहीं क्रैक किया जा सकता है। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा का मतलब कि पुस्तक के विभिन्न लाइनों में क्वेश्चन छुपे हुए हैं, उसके आंसर छुपे हुए हैं। अगर एक विद्यार्थी निकाल पाता है, एक विद्यार्थी समझ पाता है, तो वह उस परीक्षा को क्रैक कर सकता है। यही एनएमएस की परीक्षा है। विश्वास मानना बेटा, एनएमएस की परीक्षा को हल्के में मत लेना, क्योंकि एनएमएस की परीक्षा के सवाल किसी भी कंपटीशन में आने वाले, किसी भी बड़े स्तर की नौकरियों में भी, इनफैक्ट जो हम लोग शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा देते हैं उसकी भी परीक्षा में आप ही जैसे सवाल आते हैं। और मैं कह दूं, पिछले नहीं, उसके पिछले साल का जो तुम्हारा एनएमएस का पेपर था, वह पेट की परीक्षा होती है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई जाती है। टेट की परीक्षा छोड़ो, टेट तो बहुत आम हो गया उसके सामने, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पेट कराई जाती है वो विभिन्न तरह की सरकारी नौकरियों के लिए वह प्रारंभिक परीक्षा है। उसके बाद जो उसमें हाई आता है रैंक, वो लोग उसमें जाते हैं परीक्षा देने। उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके एनएमएस में आते हैं, आपके जीएस में आता है, आपके मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आम नहीं है। इसीलिए एनएमएस की परीक्षा को हल्के मत लो। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो बच्चा एनएमएस की परीक्षा को, तुक्काबाजी नहीं, जो भी लोग, ये ध्यान लेना, जो भी लोग, अभी हम बता रहे हैं एनएमएस की परीक्षा, जो भी लोग 180 क्वेश्चंस में अगर वो 80 नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब यही है वो तुक्का मार रहे हैं। अगर आपने 180 में 90 के ऊपर पाया तो ही मान के चलिएगा आपने मेहनत किया है, आपने कुछ पढ़ा है। 80 पाने वाला हर एक स्टूडेंट आम केवल मेंटल एबिलिटी टेस्ट की वो जानकारी रखता है, साधारण सी जानकारी रखता है, अपने स्टैटिक्स पोर्शन, अपने सेट की जानकारी बिल्कुल नहीं रखता है। वो परीक्षा में केवल बताए गए तरीकों से वह केवल तुक्का मारकर आया है और वो इतना नंबर पाया है। ठीक है। तुक्का लहने की बात कर रहे हैं, तुक्का लहने पर वो 80 नंबर लाया है, नहीं तो वो 50 भी नहीं ला पाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी थोड़ा भी अगर मेहनत किया है, थोड़े भी एनएमएस की पुस्तकों को घर पे जाकर रिवीजन किया है, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले से तैयारी किया है, तो मैं 100% कह रहा हूं उसकी एनएमएस की परीक्षा में 90 प्लस स्कोर होगा। और गारंटी दे रहा हूं कि 90 प्लस अगर स्कोर आपने कर दिया तो आप लिस्ट में आ जाएंगे। आप एनएमएस प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा जो आपको 48,000 की छात्रवृत्ति 4 साल तक मिलनी है, वो 100% मिलेगी। लेकिन यहां पे लक्ष्य केवल हमारा ये नहीं है कि आपको एनएमएस की परीक्षा को पास करा दिया जाए। इनफैक्ट हम लोग महीनों भर से यहां प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास केवल ये नहीं है कि मैं आपको एनएमएस की परीक्षा में पास करा दूं, तरीका बता दूं, आप पास हो जाइए। नहीं बेटा, मेरा एनएमएस की परीक्षा की तैयारी कराने का ये उद्देश्य है, आपकी ऊर्जा से आपको अवगत कराना, आपकी क्षमता से आपको अवगत कराना, आपके अस्तित्व से आपको साक्षी बनाना, ताकि तुम अपने आप को ये जान सको कि अब तक मैं इस दुनिया से अनजान था, लेकिन आज मैं फिर से, मैं पहली बार जब मैं किसी परीक्षा के लिए तैयारी और बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, बहुत रेयर केस में बच्चे पढ़ते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चे। वही कहा ना, बच्चे बस तरीका जान गए एग्जाम में। परीक्षा पिछले साल का पेपर तो बहुत ईजी था, ठीक है, तो जान गए परीक्षा दिए, पास हो गए। इसमें बहुत काबिलियत की बात नहीं है, बहुत पीठ थपथपाने की बात नहीं है। जिस दिन आप एक बेहतर परिणाम के साथ सफल होंगे, तब समझ लीजिएगा कि आप आने वाले भविष्य में भी सफल होंगे। एनएमएस की परीक्षा को पूरे मनोयोग से, पूरे दिल से, पूरी ऊर्जा के साथ अगर पढ़ दिए और तुम 180 में से 130 प्लस अगर स्कोर कर दिया मेरा बेटा, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारी गरीबी तुम्हें रोक देगी।
तुम्हारी गरीबी तुम्हें रोक सकती है। अगर तुम गरीबी छोड़ो, अगर तुमने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो गरीबी भी तुम्हें नहीं रोक पाएगी और तुम 100% कोई सरकारी नौकरी पाओगे, मेरा विश्वास करना। इसमें मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर कहना होता तो मैं भी आता, बस ऐसे कह देता जाओ पास हो गए तो पास हो गए, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। नहीं, पास होना केवल यहां पे उद्देश्य नहीं है। आपको अपने आप से जुड़ना है, आपको अपनी ऊर्जा, आपको अपनी समझ, आपको अपने अस्तित्व का सही मूल्य समझना है। आपको यह जानना है कि मैं पहली बार देने जान रहा हूं और जीवन में हर बार पहला बार ही होता है। जो मौका मार गया, चौका मार गया, जो पिछड़ जाता है वो फिर कभी दोबारा नहीं आएगा। तो इसको अन्यथा मत, और एनएमएस की परीक्षा फिर दोबारा नहीं दे पाओगे। और ये एनएमएस की परीक्षा तुम इसलिए नहीं दे रहे हो कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं, आएगा ही आएगा। लेकिन इस बार तुम अपने शक्ति से अवगत हो जाओगे कि हम भविष्य में भी अब पूरी तरीके से तैयार हैं, बस हमें अब 9th और 12th करना है। उसके बाद पुलिस की परीक्षा होती है, पुलिस की नौकरी होती है, इंटरमीडिएट के बाद होती है। कोई बात नहीं, तुम इंटरमीडिएट के बाद अगर पुलिस में जाना चाहते हो तो पुलिस में जाओ, अगर उसके बाद ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद बहुत सारी, उसके बाद तुम ग्रेजुएशन करने के बाद पेट का दे दो, बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। ग्रेजुएशन बहुत ही, अब तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो तुम अपने अंदर ये ठान लो कि तुम्हें करना है, तुम कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तक की तैयारी को हमने ऑफलाइन किया, अब इस चीज को हम बोर्ड की वजह से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे, तो बोर्ड भी आया तो थोड़ा दिक्कत है बोर्ड में, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोशिश करिए, ठीक है। समस्याएं हैं तभी उसका, समस्या है तभी जीवन अच्छा है, समस्या नहीं तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। अगर केवल ही खुशी मिल जाती तो गम की कीमत कोई कैसे लगाता है, क्यों? अगर जीवन में गम ना होता तो कोई गम की कीमत कैसे लगाता? मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, कैसे लगाओगे? हमें भी गर्मी हो रहा है, डिस्टर्ब होते हैं, हम बार बार बोले हैं ये मत किया करो। ये जो गर्मी हो रही है, ये गर्मी किसी और ने नहीं किया है, इस गर्मी को कोई और पैदा नहीं किया है, इस गर्मी के जन्मदाता आप हैं, इसे स्वीकार करिए। इस बात का ये आपको एहसास दिलाता रहे कि आपने पेड़ों को काट दिया, ये गर्मी आपको एहसास दिला रहा है, अभी भी जागरूक कर रहा है कि अब जग जाओ, नहीं तो ऐसी गर्मी करूंगा कि कोरोना से तो बच गए लेकिन इस वैश्विक तापन से नहीं बच पाओगे, ठीक है, नस्लें खत्म हो जाएंगी। चलिए आइए हम लोग थोड़ा एनएमएस की परीक्षा को समझ लेते हैं एक बार, और जो भी चीजें पढ़ेंगे वो केवल एनएमएस के लिए ही नहीं बेटा, हर प्रतियोगी परीक्षा में हमको लगता है कि आपको काम आएगा, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। तो आइए एक बार एनएमएस को समझते हैं। मुख्यतः एनएमएस का है, आपको तैयारी एनएमएस की करा रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रखना बेटा, जो भी हम चीजें पढ़ाएंगे वह आपकी जिंदगी को पलटने की ताकत रखता है, जागरूक बनाने की ताकत रखता है। दुनिया में जो भी भ्रम है उस भ्रम से तुम दूर हो जाओगे, आने वाले अपने भविष्य में जो भी तुम्हें विचलन पैदा करेगा उससे तुम पहले ही साक्षात्कार हो जाओगे। जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने घटित होंगी उसको कितना नजरअंदाज करना है, कितना एडॉप्ट करना है, तुम इस क्लास से अब सीखोगे, ठीक है। तो बड़े अच्छे से पढ़ना। और हमने कह दिया है कि विज्ञान कोई विषय नहीं है, विज्ञान ही जीवन है। विज्ञान को जिसने समझ लिया उसने अपने जीवन के हर चरण में सफलता पाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारा जीवन नहीं है तो फिर पढ़ाई भी नहीं है। आइए एनएमएस का एक बार सुनते हैं। तो मेरे बेटे एनएमएस में आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा आपका मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा होता है सेट, स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, समझ में आया। सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं आप लोग 6 से लेके 8th तक, 8th तक कब? नवंबर माह तक, उसके आगे नहीं जाना है। परीक्षा में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कितना पढ़ना है इससे मतलब नहीं है, क्या छोड़ना है पहले इसको ज्यादा ध्यान, सिलेबस को पहले समझना है। आपके नवंबर में अगर परीक्षा होगी तो आप लोग नवंबर अपने 8 की पुस्तकों से नवंबर के सिलेबस को देखिए। और पहली बात मैं बता दूं, कुछ सिलेबस कुछ नहीं होता है,
ठीक है। परीक्षा मतलब सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब अगर आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस का हिस्सा। कंपटीशन में सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है। ये कोई 10th और 12th की परीक्षा नहीं है, कोई 8th 9th 10th की परीक्षा नहीं है, ठीक है, जो सिलेबस से ही आएगा, जो पाठ से ही आएगा। यह प्रतियोगी परीक्षा है और प्रतियोगी परीक्षा का मतलब दुनिया का कोई भी जानकारी पूछ सकता है, आपके किताब में हो या न हो। समझ में आया? ये धारणा पहले ही मन में। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि टेट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, टेट की परीक्षा जो देते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट का इतना समय जाया किया जाता है। और मुझे दुख है कि कोर्ट इस बात को सुनता भी है। मुझे दुख है कि जो भी लोग एडवोकेट हैं वो लोग इन ऐसे लोगों का समर्थन भी करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सवालों का सिलेबस के अनुसार मानक तैयार कर देते हैं। कोई मानक नहीं होता है परीक्षा में, कोई भी मानक नहीं होता है। प्रतियोगी परीक्षा में तो नहीं होता है। प्रतियोगी परीक्षा का मतलब सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब कि इस धरती पर कुछ भी घटित हुआ है, कभी भी घटित हुआ है, कहीं भी घटित हुआ है, कभी भी घटित होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना ज्ञान कहां से इकट्ठा कर रहे हैं। केवल पुस्तकों से ही पढ़ना एक बेहतरीन विद्यार्थी का गुण नहीं है। पुस्तक से तो पढ़ना ही है, मास्टर से तो पढ़ना ही है, पेपर से भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, समाचार को देखना है, रेडियो पर आ रहे समाचारों को सुनना है। आपको देश में हो रहे घटित घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा होना चाहिए। आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कोई मशीन नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी घटित हो रहा है पढ़िए, जाइए 1 घंटा टीवी उठाइए, टीवी खोलिए और उसमें न्यूज सुनो मेरे बेटे। अगर ठीक है तुम्हारे घर टीवी नहीं है, मोबाइल सभी के घर है, तो आधा घंटा के लिए कम से कम क्या घटित हुआ यूट्यूब पे तो सब लोग सुनाते हैं, सब लोग वीडियो बना देते हैं कि क्या क्या बातें हुई। एक बार जाओ पढ़ लो। जैसे बता दिया ना कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी, अब किताब में छपते छपते तो कई साल लग जाएंगे, तो क्या तुम कई साल बाद जानोगे? पेपर में तो आ जाएगा, ठीक। तो कोई सिलेबस नहीं होता है, पहली बात, ठीक। सब कुछ जानना है, लेकिन परीक्षा जो हो रहे हैं उस आधार पे शिक्षक जो भी पढ़ा रहे हैं वो एक माइंडसेट बना लेते हैं, एक दिमाग में एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि जो भी परीक्षा संस्था परीक्षा करा रही है वो इससे बियॉन्ड नहीं जाती है, वो इसके ही इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछती है। तो इसी के इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उसी के आधार पे आपकी तैयारी कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसके अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए जाए, कुछ ऐसे भी पोर्शन को टच कर दिया जाए जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हो सकता है पेपर को अच्छा बनाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय बनेगा स्टैंडर्ड बढ़ता ही जाएगा। 15 मिनट का मेरा क्लास हो चुका है और 15 मिनट में केवल हमने भाषण दिया है, लेकिन अब आते हैं हम लोग एनएमएस पर, ठीक है। आइए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। वास्तव में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 90 क्वेश्चंस होंगे, इसके बहुत सारे पोर्शन होते हैं। यह सामान्य मानसिक योग्यता रखने वाली बात होती है। कुछ सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिशा पर, बैठक व्यवस्था पर पूछ लिया जाता है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग पर पूछ लिया जाता है और सीरीज पर सवाल पूछ लिए जाते हैं, कुछ सामान्य जानकारी पर पूछ लिए जाते हैं, भिन्न समानता, ठीक है। कुछ ऐसे डायग्रामेटिकली पूछ दिए जाते हैं, कुछ आपके आकृतियों से आधारित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। बहुत सरल होता है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहे। पूर्व के जो भी एनएमएस से छात्र निकले हैं उनसे घर पे जाके आप पूछ लीजिए, वो बता रहे हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ को मैं लास्ट में उठाऊंगा। सभी लोग मैथ पढ़ाते हैं लेकिन हम लोग मैथ को लास्ट में उठाएंगे ताकि जो कठिन है पहले वो पढ़ो। हालांकि कठिन नहीं है, कठिन है उसको पहले पढ़ लो। जब परीक्षा आता जाएगा ना तो डर बढ़ता जाता है, तो तुम्हें आसान सा जाए ब्रह्मास्त्र दे देंगे, जाओ लो ये आसान 90 नंबर। अरे सर इतना आसान है, अब तो पासे हो जाएंगे। काहे कि दिमाग तो थोड़ा साइंस में लगाए थे, थोड़ा इतिहास में लगाए थे, भूगोल का तो कोनो बतिये नहीं है। भूगोल तो हम जो कह देंगे वही जो कह दिया गया। देखो मैं बता रहा हूं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो कम, जो मैं बोलूंगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उस बात को जरी ध्यान से सुना, और यही कारण है कि अब ये व्यवस्था हो रही है, ठीक है। मैथ पे आइए 90 क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी होंगे। सेट में आइए 90 क्वेश्चन होते हैं। सेट के पोर्शंस को भी बहुत भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है
साइंस क्या है बेटा? साइंस के कुल 35 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 35 क्वेश्चंस होते हैं और 6, 7, 8 तीनों किताबों से पूछा जा सकता है। हम लोग पूरे परीक्षा के आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पोर्शन से आए, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, आइए आज साइंस के सिलेबस को समझेंगे। आज का लेक्चर यही है, आज पहला क्लास दे रहे हैं, साइंस के लेक्चर को समझेंगे। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको कॉपी में नोट करेंगे, पढ़ लेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो ये फैसिलिटी उनके लिए है। आज जो टॉपर बनना चाहता है ये फैसिलिटी उनके लिए है कि जाके मेरी इस मधुर वाणी को घर जाके एक बार बड़े ध्यान से सोने से पहले प्रसाद ग्रहण कर लेना। ठीक है, तो दिमाग में वो हमेशा रहेगा, तो जरूर बनोगे। क्या अब तुम सोच लो बेटा कि अब कुछ पढ़े तो कुछ हो नहीं, ठहरे सरकारी स्कूल के लड़के, तो पहली बार बताया जाएगा, पहली बार तुम्हें अगर मैं मोटरसाइकिल दे दूं, साइकिल चलाए नहीं हो तो गिरोगे ही ना। ठीक है, लेकिन बार बार जब चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो पढ़ा, सुन, समझा, नहीं समझ में आया तो एक बार रात में सोने से पहले 2 ढक्कन पी लिया। ठीक है, 2 ढक्कन ये अगर तुम लोग पी लोगे, मतलब 2 ढक्कन मतलब 1 घंटे की पढ़ाई अगर आपने कर ली तो मेरे बेटे छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, हम लोग सेट के पोर्शंस को छोड़ेंगे नहीं। सभी लोगों को मैं सलाह दे रहा हूं, हम लोग आसान, अभी तुम्हें मैं आसान चीजें आगे बताऊंगा परीक्षा से पहले, लेकिन इस पर ध्यान केंद्रित करो क्योंकि टॉपर तुम्हें बनाएगा और मैं चाहता हूं कि गोठा से पुनः टॉपर निकले। ठीक है, जिला में स्थान बन चुका था 2रा पोजीशन, इस बार भी बना दो यार। ठीक है, कौन कौन बना देगा? तेज से बोलो, कितने लोग? इसमें आवाज तो नहीं आ रहा है, कितने लोग बना देंगे? अच्छा देख लेंगे भाई, वादा कर रहे हैं भाई, तो ये YouTube पे जाएगा। वादा तुम YouTube से कर रहे हो, YouTube पूरी दुनिया देखती है। हम तो देख ही रहे हैं। चलो आ जाओ, साइंस के बाद आता है बेटा सोशल साइंस। क्या आता है? सोशल साइंस के पोर्शन में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे क्या आ जाएगा? जियोग्राफी, हिस्ट्री से डरने का नहीं, बहुत आसान से सवाल आएंगे। और उसके बाद पॉलिटी से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं, हमें नहीं लगता इकोनॉमिक्स से कोई सवाल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। उसके बाद एक पोर्शन बचता है अगला, वो है आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स। ठीक है बेटा, समझिए आपका साइंस जो आता है 35, सोशल साइंस भी 35। पैटर्न को समझना जरूरी है। जैसे किसी बच्चे को होता है कि साइंस टफ लग रहा है, किसी बच्चे को होता है कि साइंस बहुत इजी है, मुझे हिस्ट्री टफ लग रहा है, तो इतना क्वेश्चन अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, क्यों मैं ये 12 क्वेश्चन के लिए मैं क्यों इतना अपना दिमाग लगाने जाऊं? अगर मैं अच्छा नंबर मैं साइंस में ही गेन कर लूं। ठीक है, तो इसीलिए पैटर्न, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है कि किस पोर्शन को मैं छोड़कर भी टॉपर बन सकता हूं और किसको मुझे ज्यादा समय देना है। ठीक है, आइए अगला मैथमेटिक्स, जिसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? तो 35 70 और 70 और 20 90, 19। ठीक है, 90 कितने? तो 90 का ये 180 हो जाता है। मैं कह रहा हूं बेटा कि जो भी लड़का मैथ को रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, मैथ देखो सामान्य से सवाल होते हैं, मैथ पूछने का एक ही उद्देश्य है, बच्चे ने प्रैक्टिस कितना किया है, बच्चा कितना कलम चलाया है। जितना कलम चलाएगा उतना जल्दी उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा, टॉपर बनेगा। इसीलिए घर जाके मैथ जो भी आ रहा है, तुम सोचते हो आ रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। जितना बार अभ्यास करोगे तुम्हारा परीक्षा में टॉपर बनने की संभावना उतनी ज्यादा। ठीक है, मैथ छोड़ना नहीं है। अब ये नहीं कि आसान है, लास्ट में 1 घंटा मैथ को दो, 2 घंटा सेट को दो, 3 घंटा सेट को दो, 4 घंटा तो लक्ष्य बना लो। मैं बता रहा हूं कब पढ़ना है। अब 3 महीना मेहनत कर लो, 2 महीना मेहनत कर लो, उसके बाद बेटा करेंगे ना मौज। उसके बाद तो मार्च तक रहना है। ठीक है, लेकिन 2 महीना सब कुछ त्याग दो। एक ब्रह्मचर्य का जीवन, एक विद्यार्थी का जीवन यापन करो। जैसे मैंने बताया था कल, क्या बताया था? काकचेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। तो ऐसे तुम अपने आप को इतना समर्पित कर दो कि तुम्हारे पास 2 महीने का समय है। नवंबर में परीक्षा होगी, अक्टूबर या नवंबर में परीक्षा होगी, और इससे पहले तुम एकदम तैयार रहो कि किसी भी तरह से हमें 140 से 50 गेन करना है। कितना नंबर गेन करना है बेटा? 140 से 50, यानी कि मुझे
30 नंबर से 40 नंबर छोड़ना है। कितने नंबर? 30 से 40 नंबर हमारा गलत होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। परीक्षा में हम यहाँ पे 180 में से 180 लाने बैठे नहीं है, हमें बस टॉपर बनना है बस। और टॉपर बनने के लिए तुम्हें 140 लाना पड़ेगा, 150 लाना पड़ेगा। तो मैं मैथ बता दूं, अगर मैथ में कोई भी विद्यार्थी बहुत अच्छा है, बढ़िया कर रहा है, प्रैक्टिस अच्छा किया है, तो उसके इजीली 75 नंबर सही होंगे। कितने नंबर? आसानी से 75 सही होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। बस प्रैक्टिस करना है, जाके जितना हो सके तीनों पेपर को एनालिसिस करो और अभ्यास के जितने क्वेश्चन है उसको पढ़ते रहो। कोई दिक्कत होता है तो पूछो, नहीं तो लास्ट में मुलाकात करेंगे ना। आइए साइंस। साइंस में मेरे बेटे जो भी मैं पढ़ाऊंगा 100% कह रहा हूं कि अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा तो 30 क्वेश्चन तो आराम से सही होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस की मैं गारंटी लेता हूं। कुछ क्वेश्चंस परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं, छोड़ देना चाहिए। छोड़ क्या देना चाहिए? तुक्का मार देना चाहिए, एजप्शन करना चाहिए, अनुमान लगा के लगा देना चाहिए। लेकिन 30 क्वेश्चंस की मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम कर ले जाओगे, बहुत इजी रहेंगे, बहुत इजी रहेंगे। सोशल साइंस में आते हैं, जियोग्राफी के 12 सवाल होते हैं, हिस्ट्री के 12 सवाल होते हैं, 12 24 और 24 10 34 और 11 सवाल आपके पॉलिटी के होते हैं। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो 12 नंबर तो कहीं गलती नहीं करोगे। इस 12 के 12 का मैं चैलेंज कर रहा हूं, गलती एनएमएस पीएनपी की औकात नहीं है कि वो ऐसा पेपर सेट कर दे कि हमारा एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ हो जाए। मैं साइंस का भी गारंटी ले रहा हूं, नहीं कर पाएगा। मैं साइंस की भी गारंटी ले रहा हूं, नहीं कर पाएगा, लेकिन हां पूछने का तरीका घुमा देगा और तुम घूम जाओगे, ठीक है। जैसे बेग और विस्थापन वाला बताया था, घुमा देता है बस, तुम इक्वेशन बना देता है, तुम समझ ही नहीं पाते पूछ क्या रहा है। तो समझ के साथ पढ़ना है, ठीक है। आइए, हालांकि हम उन सभी मानकों को पकड़ने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या वो घुमा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में 12 नंबर आएगा, बहुत इजी होगा। हिस्ट्री पर ज्यादा दबाव, ज्यादा समय नहीं देंगे, बहुत आसान पूछा जाता है। हिस्ट्री में युद्ध, कौन जीता कौन हारा, कब हुआ, कौन कौन से आंदोलन कब चले, यह पूछा जा सकता है। सुधारक कौन थे, उनके द्वारा कौन कौन से चीजें चलाई गई, वो पूछा जा सकता है। कौन कौन सी चीजें कहां पर उपस्थित हैं, जैसे ताजमहल हो गया, और भी चीजें, यह पूछा जा सकता है आपसे। और कौन से धर्म को या फिर कौन से वंश को किसने चलाया, यह पूछता है। इसके अलावा इतिहास में कुछ पूछेगा ही नहीं, बहुत कठिन वो आपसे इतिहास में पूछेगा ही नहीं। उनके यही स्टैंडर्ड हैं प्रश्न पूछने के, ठीक है। तो हम लोग बहुत नॉर्मली समझेंगे, कर ले जाओगे, कोई बात नहीं। उसमें तुम लोग 6 नंबर पाओ यार, अच्छा करोगे 10 हो जाएगा। 6 नंबर आ रहा है, बाकी 5 नंबर में तुक्का मारोगे, हो सकता है 2 सही। तुक्का लगाने की विधि लास्ट में, जैसे लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तो लास्ट में कहा जाता है जाओ तब ऐसे कर देना, है ना। अब वो मास्टर ही क्या जो विद्यार्थी को पहले ही कह दे कि तुक्का लगाओ, तुक्का, और तुक्का लगाने की विधि, ठीक है। असली मास्टर वो नहीं। गलत दिशा में अगर पहले ही तुमको ढकेल दूंगा तो तुम हमेशा क्या, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि चलो 2 हाथ इधर से मार लेते हैं, 2 हाथ इधर से मार लेते हैं, 3 हाथ तो ही है, ठीक है। ये काम कभी भी शॉर्टकट मेथड मत अपनाना, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी मेहनत पे विश्वास करो, सफलता निश्चित है। आइए, पॉलिटी बहुत इजी होगा, संविधान से संबंधित चीजें पूछ जाते हैं। आपके नगरीय क्षेत्र, आपके नगर पंचायत, आपके ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन और कुछ संविधान से संबंधित चीजें पूछ दी जाती हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बहुत इजी पूछा जाता है। डिट्टो हम लोग करेंगे आराम से, उसमें तुम्हारा 10 सही होगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं लास्ट पोर्शन पर। तो लास्ट जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है हमने बता दिया है कि आपके सर मैथमेटिक्स को आपके सिलेबस नहीं बल्कि इस परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्लीट करें, करते रहिए। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में हम इसमें बताएंगे कि बेटा ये कर लेना। मैथमेटिक्स उनसे पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, सही पढ़ा रहे हैं, समझ में आ ही रहा है। अब कैसे उसको करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से जल्दी तुम क्या कर ले जाओगे, कंप्लीट कर ले जाओगे। तो देखो मैंने क्या बोला, 75 इसमें हो गया, चलो 25 इसमें कर लो, 10 इसमें कर लो, 25 10 35, अब 35 5 40, 40 चलो 40 8 48 10 58, चलो भाई
इतना भी कमजोर नहीं हो कि 58 आएगा। मैं इजी मतलब एकदम ले लिया, एकदम चलो यार, एकदम तुमको हल्का बना देते हैं कि तुम्हें स्थान लाना है। टॉपरों की बात नहीं कर रहा। 8 5 7 5 कितना आ गया? और कितना यहाँ लिखा है? बहुत इजी, आराम से आ रहा है। इसीलिए डरो नहीं, पेपर को पढ़ के ही ट्रिक मारना बेटा, तुक्का मत मारना। क्योंकि मैंने जो 58 नंबर लगाया वो 58 एकदम बेसिक से बेसिक सवाल होंगे। जैसे हृदय के कितने चैम्बर हैं? वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तेज से बोलो ना, बहुत इजी आएगा। ठीक है, 58 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुम्हारी जुबान पे हैं। लड़के इसीलिए फेल होते हैं कि उन्हें तो मास्टर ने बोला है कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुक्का मारना, ABCD हो जाएगा। ये मत करना, पेपर पढ़ के करना, 100% तुम पास होगे, 100% टॉपर होगे। और पेपर कैसे तुम 3 घंटे में पूरा कवर कर पाओगे? जब तुम पढ़ के प्रैक्टिस से किए होगे तभी कर पाओगे, न तो फिर अंत में तुक्का मार के बैठोगे। तो इसीलिए हमने कह दिया है कि पहले आप लोग पढ़िए, उसके बाद सिलेबस को कंप्लीट करते हुए हम लोग अगस्त के लास्ट से मॉडल टेस्ट पेपर कराते जाएंगे। एक हफ्ते में लगभग 2 मॉडल टेस्ट पेपर, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। और सिलेबस जैसे जैसे चलता रहेगा, जैसे जैसे अगर NMS की परीक्षा का डेट आ जाता है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब बात करते हैं। हमने बता दिया कि मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैथ में लास्ट में कराऊंगा। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गया? परीक्षा आसान लगी? आइए हम अब समझते हैं साइंस का। ठीक है, हम साइंस पहले शुरू करेंगे और साइंस के पोर्शन को समझते हैं। साइंस में हमें 3 भाग पढ़ना होगा। पहला हम पढ़ेंगे फिजिक्स, दूसरा पढ़ेंगे केमिस्ट्री और तीसरा पढ़ेंगे बॉटनी या बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब होता है भौतिक शास्त्र। क्या होता है बेटा? भौतिक शास्त्र या भौतिकी। रसायन शास्त्र और तीसरा होता है जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान कहते हैं जंतु। हालांकि इसको 2 भागों में बांटा गया, जीव विज्ञान नहीं समझ लो, इसको एक पादप विज्ञान में बांटा गया है, जिसमें हम लोग बताएंगे मुख्यतः सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पादप सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकीय क्या क्या होते हैं, पौधों की प्रकार क्या होते हैं, पौधों, ठीक है ना, पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के सामान्य घटनाएं, जैसे आप श्वसन करते हैं, पौधे किस प्रकार से श्वसन करते हैं, सेम यही श्वसन वाला ही पोर्शन पौधे से उठाता है। पौधों में जो भी आप देख रहे हैं उसके क्या क्या चरण को क्या क्या कहते हैं, पौधों के भाग। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि आपका आलू क्या है, तना है, जड़ है, फूल है, पत्ती है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही सवाल आएंगे, बहुत सिंपल, तो करेंगे। और दूसरा होता है जंतु या जीव विज्ञान। यहां जीव कर लीजिएगा, जंतु विज्ञान। कोई दिक्कत सिमरन? चलो अब देखिए बेटा, भौतिक शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे समझ लीजिए। ये हो गया? चलिए, थोड़ा लिख रहे हैं लेकिन मैं बोल रहा हूं। मैं लिख इसलिए रहा हूं कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं और ज्यादा कवर करना है। लिख इसीलिए थोड़ा सा ऐसे रहे हैं कि आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए समझें। भौतिक शास्त्र में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मापन या मूल मात्रक। मापन के अंतर्गत ही आता है बेटा, 7 होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे बल के बारे में। उसके बाद हम लोग जान लेंगे थोड़ा दाब के बारे में। उसके बाद हम लोग जान लेंगे बलाघूर्ण के बारे में। मैं जो भी पोर्शन दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए कारीगर होगा। जो भी टेट की तैयारी करेंगे, शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, उनके लिए भी, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता है। और जब हम ये जान लेते हैं तो बस यही पढ़ता है, यही पोर्शन टच ही करता है वो। हो गया ये बल पढ़ेंगे, बलाघूर्ण पढ़ेंगे और आते हैं। उसके बाद हम लोग बल पढ़ लिया, दाब पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इसमें और बना लीजिएगा घनत्व के बारे में भी जानना जरूरी है। हालांकि घनत्व को हम लोग दाब में जब आएंगे तब जाने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, घनत्व पहले जान लिया तो उसका दाब से संबंध है। आइए अगला पोर्शन। इसके बाद हम लोग जानेंगे गति के नियम। गति के नियम के बारे में जानेंगे।
गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम जानेंगे न्यूटन द्वारा, दाब का भी नियम, ठीक है, दाब का भी नियम जानेंगे, और आर्किमिडीज के सिद्धांत इसी में आता है, ठीक है, तो वो सब जानेंगे। अलग अलग नियम, मतलब ये वाला पोर्शन आप दे दीजिए सिद्धांतों के बारे में, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो गया, ठीक है, केपलर का थ्योरी हो गया, ग्रहों की गति की थ्योरी हो गई, दाब से संबंधित जो भी सिद्धांत है, पास्कल का सिद्धांत जान लेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत जान लेंगे, बस नाम जानेंगे। आपसे पूछ देगा कोई द्रव, कोई वस्तु द्रव में डुबाई गई है, वो अपने भार के बराबर जल को विस्थापित कर रही है, इससे संबंधित दिए गए सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का, आर्किमिडीज का, ऐसे नाम दे देगा चार। तो जब सुने रहोगे तो क्या हो जाएगा, वो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। मैंने बोल दिया आपके सिलेबस में है कि नहीं है, इससे डोंट डिस्कस, कोई मतलब नहीं रखता है, यह एक सामान्य जानकारी है, क्योंकि आर्किमिडीज ने भी इस सिद्धांत को पागलपंती में ढूंढा था, ठीक है, न्यूटन के नियम ने भी न्यूटन ने पागलपंती में ढूंढा था। तो एक पागल लड़के को भी यह सिद्धांत जानना चाहिए। आइए, तो गुरुत्वाकर्षण नियम जान गए, उसके बाद हम लोग गति में जितने सारे ना, रेखीय गति, सरल सब है, दोलन गति, सब जानेंगे, ठीक है, और न्यूटन के भी गति के नियम है वो भी जानेंगे। और इसमें अब आपको क्या पूछ सकता है भौतिकी में, ठीक है, इतना आगे। अब आओ इसमें और ऐड कर दे, अब महत्वपूर्ण वाला पोर्शन। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश की, ऑप्टिक्स, विद्युत इलेक्ट्रिक, उसके बाद हम लोग जानेंगे चुंबकत्व, ठीक है बेटा, चुंबकत्व को जानेंगे, लिख लीजिएगा, चुंबकत्व को जाना जाएगा। और प्रकाशिकी में प्रकाश के बारे में सब कुछ जानेंगे, ठीक है ना, इसी में आ जाएगा ध्वनि, ठीक है ना, इसी में बढ़ा लीजिएगा, ध्वनि के बारे में भी जानेंगे हम लोग, ठीक है, ध्वनि तरंगों के भी जानेंगे, प्रकाश के सारे पोर्शंस को टच करेंगे। देखिए प्रकाश को तभी पढ़ना है जब आप ध्वनि को जानेंगे, क्योंकि प्रकाश का डुबेल नेचर है, तो उसमें आ जाएंगे हम, ध्वनि के बारे में भी सब समझेंगे। और लास्ट में अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स में हमें मान के चलते हैं विविध। अब ज्यादा नहीं, इतना काफी है, इतना काफी है फिजिक्स में, ठीक है। अब आइए केमिस्ट्री में, ये साफ कर दे बेटा, थोड़ा रसायन शास्त्र के बारे में जान लें, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो में देंगे। अब आइए थोड़ा हम रसायन शास्त्र के बारे में जान लें। तो रसायन शास्त्र लेवासिए, रसायन शास्त्र के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है, क्या है पदार्थ। पदार्थ में मुख्यतः हमें क्या पढ़ना है, तत्व पढ़ना है, ठीक है, पदार्थ के प्रकार सब समझेंगे, तत्व जानेंगे, यौगिक क्या होता है ये जानेंगे, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जानेंगे। उसके बाद ठीक है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। पदार्थ की अवस्था, ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्था, पूरा ठोस द्रव गैस वाला है ना, लेकिन आप ये भी जानेंगे पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है, हम पढ़ाएंगे तो, ठीक है। आपकी किताब में इसीलिए कहते हैं मुंह बना रहे हो सर जी, 3 हम तो पढ़े हैं, ये तुम्हारी अब हम क्या करें, जब तक करंट से चीजें से नहीं ऐड होंगे तो आपको तो भ्रमित होना पड़ेगा ना। अब पूछ दे, अब हो सकता है पीएनपी वाला भाई 3 दे, 5 न दे, अब 5 दे, कोई लड़का 5 लगा दे, वो कहे नहीं 3 होता है, तो पीएनपी की गलती है भाई। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं ढूंढी जा चुकी हैं, काम हो रहा है। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए अब विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, यही गलत कर रहे हो, 8वां महाद्वीप ढूंढा नहीं, पूरी तरीके से उसका मैप भी तैयार कर दिया गया, जीलैंडिया, ठीक है। तो जानना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा, नहीं तो पूछेगा और आप गलत कर जाएंगे। आइए, तत्व यौगिक हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे परमाणु संरचना। क्या जानेंगे मेरा लाल, परमाणु संरचना से क्वेश्चन आते ही रहा, डाल्टन का बहुत लोगों का है, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ना, अल्फा किरणों की बौछार, पूरा जानोगे तो सीक्वेंस से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे पदार्थ को समझ लिया, पदार्थ के फिर पदार्थ में जो भी अणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तत्व है, यौगिक बना है,
ठीक है, ये सब जान लोगे तो और इजी रहेगा। उसके बाद आते हैं परमाणु संरचना के बाद। परमाणु संरचना में हमें समस्थानिक पढ़ना है, समभारिक पढ़ना है, समन्यूट्रॉनिक पढ़ना है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये निकाला कैसे जाता है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा कि ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, और एक्स्ट्रा जो हो जाता है वही न्यूट्रॉन हो जाता है। ठीक है, ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे बिलियन। क्या जानेंगे मेरे लाल? बिलियन के, और जितने भी बिलियन के पोर्शन होंगे सारे टच करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, बहुलक के बारे में जानेंगे। बहुलक में प्लास्टिक कांच और जितने कांच पोर्शन है ना सब जानेंगे। उसके बाद आ जाओ धातु, अधातु, उपधातु, अम्ल, ये सब लिख लीजिएगा। धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है, मिश्र धातु, सब कुछ, अम्ल, क्षार, भस्म या लवण। ठीक है, ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्लास्टिक, उसके बाद हम लोग जान लेंगे कार्बन के तत्व। कार्बन समस्थानिक, कार्बन तत्व, ठीक है, कार्बन तत्व, जटिल संरचनाएं, ठीक है, ठीक है, और कार्बन के जो भी बंध होते हैं उस आधार पर कितने तरह के भागों में बांटा गया वो सब जानेंगे। तो ये पोर्शन हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, समझ में आया है ना? और बहुत, और इसमें और ले लो, जैसे विविध लिख लो, मिसलेनियस विविध में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई अशुद्धियां है उसको कैसे दूर की जाती है। इसमें एक और लिख लीजिएगा थोड़ा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यहां ऐड कर लीजिएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? ये पढ़ना है। ठीक है, विविध में बहुत सारी चीजें होंगी, सब पढ़ेंगे, शॉप के बारे में पढ़ेंगे, क्ले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुलक के बहुत सारे पोर्शन होते हैं, उसमें भी पढ़ लिया जाएगा। तुम्हारे ये जो एल्कोहल है इसके बारे में पढ़ लेंगे, कुछ तरह की अलग तरीके की जो प्रदूषक है उसके बारे में भी पढ़ लिया जाएगा। अब आइए अगला, बायोलॉजी। शुरू तो हम कहां से करेंगे आप डिसाइड करिएगा। ठीक है, तो थोड़ा बायो के बारे में जानते हैं। तो पादप में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या पौधों के, क्या पौधों के भाग जान लिया जाएगा, पौधों के प्रकार दिया जाएगा पौधों का। ठीक है, और सेल्स, कोशिकी संरचना, पौधों के कोशिकी संरचना के बारे में जान लिया जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, पौधों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, वही होंगे। अब आते हैं, हाँ, पौधों से संबंध कुछ और भी होते हैं, जो हरित क्रांति है ना, ठीक है, ये सब क्रांति अलग से। चलिए आजा, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मानव कार्यकी। क्या पढ़ेंगे बेटा? मानव कार्यकी में क्या क्या मानव कार्यकी में पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और संवेदी अंग, संवेदी अंग, और प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। बस ठीक ठीक हो गया यार, इतना काफी है। ठीक है, वो इतना टच ही नहीं करेगा, प्रजनन तंत्र। ठीक है, उसके बाद हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कभी खून मत बोला करो यार, खून कुछ नहीं होता है। रक्त क्या? कभी भी ज्ञान में खून है क्या? खून का, खून पूछ भी देते हैं लोग, खून का रंग लाल क्यों होता है? उसे क्या पूछना है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, हाँ, ये नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। तो रक्त के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और हम लोग जंतु विज्ञान में हम लोग जीव कोशिका के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा? कोशिका वाला पोर्शन को हम लोग एक कंपेयर करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जंतु विज्ञान में और हम लोग क्या पढ़ लेंगे?
अनुवांशिकी के बारे में थोड़ा जान लिया जाएगा। क्या पढ़ लिया जाएगा? अनुवांशिकी पोर्शन को जब टच करेंगे हम लोग तो पादप विज्ञान में भी वो आ जाता है और जंतु विज्ञान में भी वो आ जाता है। और कोई बात? और इसके बाद लिख लो, हाँ, पौधों में बीमारी, पौधों में बीमारी होती है ना, पौधों की बीमारियां होती हैं, बीमारियां से संबंधित सारी जानकारी हम लोग किस में देखेंगे? इसी में ही देखेंगे, विज्ञान में ही देखेंगे। तो विज्ञान में ही ऐड कर लेना, पादप और जंतु एक अलग ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और पोर्शन जो बेटा छूटता है, ठीक है, वो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा। और मुझे लगता है कि इस बार पीएनपी को विज्ञान या भूगोल में इसकी महत्ता को बढ़ा देना चाहिए। तो पर्यावरण को हम लोग पढ़ेंगे, पर्यावरण से संबंधित चीजें, जिसमें हम लोग सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र। क्या पढ़ेंगे बेटा? पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा पढ़ेंगे जैव मंडल। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग जैव मंडल पढ़ लेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग मुख्यतः पढ़ लिया जाएगा आपका ये जैव विविधता। जैव विविधता के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे नेशनल पार्क को पढ़ लेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? अभ्यारण्य को थोड़ा बहुत जान लेंगे, क्योंकि उससे पूछ, अब मुझे पता है क्या आएगा, कह देगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, वो सिंपल से ही पूछेगा। या फिर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नंदा देवी पार्क कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, सुंदरबन कहाँ है, यही सब पूछेगा। नॉर्मल जो हम बताएंगे वही आएगा, ठीक है। अब जैसे जो मैंने बोल दिया, जाके तुम सर्च कर लेना, अच्छा पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रदूषण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा? प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, समझ आया? और भी है जो कृत्रिम प्रदूषण है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रदूषण से ही तो सब हो रहा है, थोड़ा हम लोग जानेंगे आपका, इसमें भी पढ़ लिया जाएगा, हालांकि भूगोल में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी पढ़ लिया जाएगा ओजोन के बारे में। किसके बारे में बेटा? ओजोन के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा जान लेंगे, ओजोन के बाद हम लोग पढ़ लिया जाएगा इसमें अम्ल वर्षा के बारे में जान लेंगे। अम्ल वर्षा को हालांकि हम लोग प्रदूषण में ही हम लोग ले लिया जाएगा, लेकिन अम्ल वर्षा को एक अलग से ही पढ़ना चाहिए। अम्ल वर्षा हो गया। उसके बाद हम लोग बायोगैस प्लांट जान लेंगे, थोड़ा बायोगैस। उसके बाद हम लोग थोड़ा मार्स गैस के बारे में जानेंगे, मीथेन, ठीक है, मार्स गैस के बारे में जान लेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत ज्यादा पूछता जाता है एलपीजी के बारे में, बहुत पूछता है। ये देख रहे हो सिलेबस लिखवा रहे हैं, तुम मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मेरे आज दिमाग में आ रहा, हो सकता है जो पढ़ाए तो ना आए। एलपीजी के बारे में जान लेंगे। उसके बाद सीएनजी के बारे में जान लेंगे, ठीक है, क्योंकि एलपीजी क्यों बोला, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पूछ लिया जाता है, क्यों महकता है, ये तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, लेकिन तब भी बहुत खतरनाक बदबू करता है, क्योंकि इसमें एथिल मैरकैप्टन मिलाया जाता है। प्रश्न यही आता है, यही आएगा नॉर्मल सा, ठीक है। उसके बाद बहुत पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून बनाए गए हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं ना, तो वो अधिनियम को जानेंगे। और भोपाल गैस त्रासदी लिख लेना नीचे, भोपाल गैस, यही भोपाल गैस त्रासदी की घटना के आधार पर ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, बहुत खतरनाक हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, मिक मेथिल लाइसोसाइनेट के कारण हुआ था, ठीक है, मिक गैस, ठीक है। और ठीक, और अंत में देखा जाएगा तो विविध, अंत में जो भी पोर्शन बचा होगा उसको क्या डाल दिया जाएगा। तो इतना हमने सिलेबस बता दिया, इसमें ये पढ़ना है विज्ञान में। ऐसे ही भूगोल में है, तो भूगोल वाला जब शुरू किया जाएगा तो भूगोल को, हम साइंस का पोर्शन शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हमने साइंस के सिलेबस को बांट दिया। साइंस के 3 भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
जिसके अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो बताइए, क्योंकि तीनों पोर्शन में से फिजिक्स से और बायो से सबसे ज्यादा पूछा, रसायन शास्त्र से भी पूछेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सबसे पूछेगा। क्योंकि एक अच्छा परीक्षा कराने का, जो भी परीक्षा ऑर्गेनाइज कराते हैं तो पेपर सेट करने वाले जो भी अध्यापक होते हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी पोर्शन से कुछ कुछ सवाल निकालें। हो सकता है कोई विद्यार्थी एक में बहुत अच्छा हो सकता है एक विद्यार्थी एक में कम जानता हो। हमें यह नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो सब में थोड़ा थोड़ा जानता हो, सब में थोड़ा थोड़ा जानता। जो सब में अच्छा जानता हो तो आएगा ही, लेकिन एक पोर्शन को अधिक से बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप बताइए क्या पढ़ना चाहेंगे? फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे, बायोलॉजी पढ़ना चाहेंगे? बायोलॉजी से शुरू किया जाए, फिजिक्स से शुरू किया जाए? ठीक है, तो बायो से शुरू किया।